जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? अब हम इसको ना एक काम अब हम इसको ना मोहम्मद अबू जीना, थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग ब्रदर। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आप दोस्तों का? यूएसडीटी में शाह साहब, शाह काशिफ भाई, बेसिकली मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि ये बेसिकली एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स हैं। मिनट्स, आप इसको हाइलाइट्स कह सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो लास्ट मीटिंग हुई है ना, ये उसी के रिलेटेड था। डेटा। ठीक है। ये डेटा उसी के रिलेटेड था। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार गोल्ड अभी ऊपर जाने की पोजीशन क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाई। PK 804 गोल्ड ऊपर जाने की या नीचे जाने की अभी पोजीशन में है ही नहीं। गोल्ड रेंज कर रहा है। तो ये जब तक रेंज इसकी ब्रेक नहीं ना होती, तब तक हम इसको रेंज में देख रहे हैं। 2040, 2032 और नीचे 2009, 2000, दो चार, 2004 का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रेंज है ब्रदर। अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है। आप ये देखें कि मैं पिछले 3 दिन से या 3 दिन से इसको ये देख रहा हूँ, सेल है सेल है सेल है, लेकिन भाई वो सेल नहीं हो रहा। वालेकुम सलाम रेहान भाई, कैसे हैं आप? अभी मुझे ऊपर नहीं लग रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा। ये कल के लेवल पे फिर खड़ा हुआ है जब हम इस टाइम आए थे। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि ये ऊपर जाएगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या एनालिसिस हैं, थोड़ा बहुत बता दें। वालेकुम अस्सलाम बाबू, कैसे हैं आप?
हाँ जी, कोई बातचीत सर जी, कुछ बताएं, क्या किया आज? कोई किसी ने ट्रेड की, नहीं की? क्या सीन था, क्या नहीं था? कोई बातचीत, क्या लग रहा था, क्या हुआ? वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान भाई। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कुछ थोड़ा बहुत अपना वो जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या सीख रहे हैं उसके बारे में बताएं। वैसे मुझे खुशी हुई आज ग्रुप में किसी भाई ने बकायदा उसको ट्रेड शेयर करते हुए बताया था कि भाई ये सेल है। फुरकान जैदी भाई, फ्यूचर पे ट्रेड नहीं लग रही मेरी। फ्यूचर पे? अच्छा, वो बाइनांस वगैरह की बात कर रहे हैं फुरकान भाई। अब पहले अपनी कैलकुलेशन वगैरह देखें कि आपकी कैलकुलेशन वगैरह ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अब्दुल रहमान भाई, बिल्कुल सही है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने प्रॉपर नहीं चीज़ें देखी, लेकिन ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट आप लोग जो हैं अब मार्केट को प्रॉपर वॉच आउट करना शुरू हो गए हैं। अंजुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। अंजुम भाई, काफ़ी दिनों बाद आप नज़र आए हैं, किधर थे सर आप? कहाँ पे गायब रहते हैं फुरकान भाई? आप थोड़ा अपना वो जो जमा तफरी करने के बाद आप देखें कि क्या है। अच्छा जी, ठीक कह रहे हैं सर आप। 10 की एवरेज ले रहे हो? 10 10 यार बेसिकली फुरकान भाई, मैं ना क्रिप्टो करता नहीं हूँ भाई, तो इसलिए मुझे इतना ना उसका पता नहीं है। शाह काशिफ का कहना है सर H4 देखें, ये लें सर, H4 देख लेते हैं ब्रदर, H4 में भी देख लेते हैं। जी, H4 में जो चीज़ बन रही है ना, वो बन तो सही रही है। जी अंजुम भाई, मुझे पता है आप यानी माशाल्लाह मेहनत वगैरह कर रहे हैं, सब ओके हैं। तो अभी जो है ना, अभी ये है। शाह काशिफ, बाय की स्ट्रोंग है, बाय की स्ट्रोंग है। ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, और वो चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। अंजुम भाई, कोई मसला नहीं है भाई, मैंने बहुत सारे दोस्तों को किया हुआ है, आप भी हैं, लेकिन मैंने एक कल नहीं परसों या 2 दिन पहले मैंने एक बात की है। वालेकुम सलाम सादियो। वो मैंने ये बात की है कि ग्रुप में ना अब वो बंदे जो हैं अलग कर लिए जाएंगे जो प्रॉपर काम कर रहे हैं। उनका एक अलग ग्रुप होगा, उसमें अलग वो एनालाइज वगैरह हम सब देखा करेंगे अलग से। क्यों? जो बंदे काम नहीं कर रहे या जो बंदे इनएक्टिव है ना, उनको जो है फिर ग्रुप से, उनके लिए ग्रुप अलग होगा फिर।
तो जो बंदे काम कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा था शाह काशिफ शाह साहब, कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये वाली चीज़ पे, ठीक है। इस पे गौर कीजिएगा बस। किस किस ने मेरी वो सिर्फ 40 सेकंड की वीडियो देखी थी, 40 सेकंड की वीडियो, जो मैंने अभी थोड़ी देर यानी 1-2 घंटे पहले डाली थी, जस्ट ओनली 40 सेकंड्स। नहीं भाई, फॉरेक्स लवर पेड कुछ भी नहीं है भाई, पेड कुछ भी नहीं होगा। पेड अभी तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो शायद हो जाए। वो छोटी सी वीडियो है सादियो, प्लीज आप देखिएगा। जी अंजुम भाई, यही कोशिश कर रहा हूँ ना मैं भी, मेरी भी यही कोशिश है कि मैं काफ़ी कुछ सिखा दूँ। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो नहीं काम कर पा रहे। अभी हम ग्रुप के मेंबर हैं 40+, ठीक है, 40 नहीं बल्कि 50+। 50+ बंदे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो हैं 3 से 4। तो यार बाकी जो बंदे हैं वो कुछ ना कुछ तो, हम हमारा मेन मकसद क्या है, मिस ट्रेडर नो इशू, कोई मसला नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हम एनालाइज करें। हम अभी मैं पिछले, जैसे शाह साहब ने अभी मुझे कहा कि सर ये वाली कैंडल देखो, इस तरह अगर 40 बंदे कोई किसी मार्केट में बैठे हुए हैं, 40 बंदे मार्केट में बैठे हैं, और 40 के 40 एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो भाई उन 40 में से किसी 10 बंदे की स्ट्रेटजी तो ट्रू होगी ना। अब एक बंदा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। यार ये व्हाट्सअप ग्रुप है फॉरेक्स लवर, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा या मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब अब ये जो 40 बंदे या 45-50 बंदे जो हैं, अगर ये मेहनत करें, चार्ट पर प्रॉपर वर्क करें, तो यार डेली की बहुत सारी ट्रेड्स निकल आती हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुक जाए। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकें ज़रा, 1 सेकंड दीजिए मुझे बस। मैं ज़रा ना अब आपको दिखा ही देता हूँ। जी जी, 1 सेकंड, मैं दरअसल ना आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये दिखाने का मकसद हरगिज़ अपनी पब्लिसिटी नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ 1 सेकंड दे दें, मैं ज़रा इसको ना डिस्प्ले कर लूँ। ब्रदर वो बंद करना प्लीज़ दरवाज़ा। अच्छा जी भाईजान, अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सब दोस्तों को। अब आपने ये देखना है कि ये हमारा प्यारा सा ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप में ये अब्दुल रहमान भाई ने अपने वो एनालाइज करते हुए चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये आज की कन्वर्सेशन मुझे हेल्दी लगी, मैं इसलिए कर रहा हूँ। ये खादिम ज़िशान भाई हैं, ये देखें, इन्होंने प्रॉपर BOS, ठीक है, उसका नया हाई, उसका मिड रेंज, ये प्रॉपर SMC पर, ये मैंने नहीं उनको सिखाया, ये उनके अपने एनालिसिस थे, जिसका क्रेडिट बनता है मैं उसको ही देता हूँ। आप ये देखें, उस बंदे ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हुए उसने सिग्नल नहीं दिया। उसने कहा कि ये चीज़ें लग रही हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है।
आई रियली अप्रिशिएट दिस खादिम ज़ीशान जो भी हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। अब ये है कि मेरा टाइम नहीं था, मैंने कल कुछ चीज़ें बताई थी, अब उस बंदे ने खुद मेहनत की, उसने खुद ये सारा काम किया, और अब वो बंदा जो है जिसने ये सीखा है, खादिम ज़ीशान, ये उस पे जाती है, उसको क्रेडिट जाता है। तो अब इस तरह अगर काम हो रहा होगा ना, तो हो सकता है कि इस बंदे की स्ट्रेटजी पे किसी और ने, मैंने नहीं देखा, मैं अभी इसका प्रॉपर वो चीजें देख रहा हूँ, ठीक है। इसने इस टाइम सिग्नल दिया था, इस टाइम इसने अपना एनालिसिस किया था जब मार्केट उसको बाय को टच भी नहीं की थी। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है फॉरेक्स लवर ब्रदर, ये मेरे ग्रुप में इस बंदे को जाता है, ठीक है। तो अब कहने का ये मतलब है कि ऐसे बंदों को मैं फिर उठा लूंगा, हम एक नया सेपरेट ग्रुप बना लेंगे जो काम कर रहे होंगे, जो फजूल में। अभी ये देखो ना, ये सारा फॉरेक्स एफएक्स पॉइंट बाय जिशान अहमद, ये सारा जो है, ये उस बंदे ने, ये सारा, अब आप देख सकते हैं ये सारी कन्वर्सेशन, इसमें बहुत सारे जो दूसरे दोस्त हैं, सब के सब ये सारे अपने एनालिसिस वगैरह कर रहे होते हैं। मैं नहीं देख पा रहा, क्यों, मैं आजकल काफी बिजी हूँ, आप देख लें। तो अब ये आप लोगों को दिखाने का ये मकसद नहीं था, प्लीज इसको ये ना समझिएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट था, ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आप लोगों को बताने का मकसद ये था कि भाई इस तरह लोग मेहनत कर रहे हैं ग्रुप में, वो अपना काम शाम कर रहे हैं, और वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो पैसा भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी सलमान भाई, कर लेंगे। फॉरेक्स लवर भाई, कुछ समझ आया आपको? इसी तरह ये जो हमारे अब्दुल रहमान भाई अभी लाइव पर भी बैठे हुए हैं, ये भी अपने एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी सीख रहे हैं। अभी तो यकीन माने, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे जो पर्सनल मैसेज आते हैं उनमें भी प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं, उनमें भी प्रॉफिटेबल बंदे हैं, जिनको मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, मैं ये बेसिकली चीज़ें नहीं दिखाता। मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग खुद मेहनत करें। अब उस एक बंदे ने मेहनत की, उसका फर्स्ट टीपी हिट हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। तो इस तरह जो है ना, एक टीम क्रिएट होती है इस तरह। मैं उसको, उसकी तारीफ भी कर रहा हूँ, क्यों, उसने अच्छा काम किया। यही अगर उसका एसएल हिट होता तो डेफिनेटली मैं उसको थोड़ा बहुत, अगर गाइड करने वाली चीज होती, मैं करता, ठीक है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज उसने खुद की है, मैंने उसको बना के नहीं दी, मैंने उसे ये चीजें नहीं बना के दी, ये बंदे ने खुद मेहनत की थी। तो हमें ऐसे बंदे चाहिए जो मेहनत करें और इस तरह रिजल्ट भी दें। इवन इवन ये ट्रेड अगर लॉस में भी चली जाती, इस बंदे की, खादिम की, जिशान भाई जो है, तो भी उस बंदे ने मेहनत की, उसने किसी का सिग्नल तो नहीं उठाया, किसी की वो जो है, क्या नाम है उसे, कहते हैं कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया ना, मेहनत की है। मेहनत चाहिए भाई, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा, उसका नतीजा मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग जस्ट मेरी बातें सुनेंगे, मेरी बातें सुन के उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो नो फायदा, नो बेनिफिट। अभी ये देखें, उस बंदे ने, जिसने भी की है, अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक सो शाह साहब थे, उन्होंने मेरी तवज्जो इस पे दिलाई। तो ये जो चीजें चीजें हैं ना, आप लोगों ने ये चीजें गौर करनी है। इसी तरह जब उस बंदे ने मेरी तवज्जो इस पे दिलाई, मैंने उसकी तवज्जो इस पे दिला दी। मैंने कहा सर वो बात ठीक है, लेकिन इसको भी माइंड में रखना है, वॉलीटिलिटी कैसे आएगी अगर इसमें पैसे ही नहीं आ रहे, वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में, तो
ये कितना को पंप कर जाएगी? इसमें वॉल्यूम देखो कितना है। ये सारी कैंडल्स में वॉल्यूम है। कुछ समझ आई है सर? तो इसलिए हमें ऐसे बंदे चाहिए जो मेहनत करते हुए आगे बढ़े। नहीं नहीं, कोई नहीं लेट हुए। मैंने बस अभी जनरल बातें की हैं अपने ग्रुप, जिसमें आप भी हो मोइन भाई, जिसमें बाबू भी है, जिसमें मिस्टर रेडर भी हैं, और भी हैं। उसमें से अब्दुल्ला खान जो हमारे दोस्त हैं उनका, और मैंने जो खादिम जिशान है उनका काम आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने प्रॉपर उनको बताया कि ये मैंने इनको, वो जो होता है ना कि मैं ये कहूँ ये मेरे शागिर्द हैं तो इन्होंने ऐसा किया है। भाई उन्होंने मेहनत की है, उनका फुली क्रेडिट बनता है कि उन्होंने काम किया है। अरसलान कम्बो भाई, अल्लाह ताला आपको $500 बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह देना प्लीज। गोल्ड यार, क्या नाम है, उस्मान पन्नू, पन्नू साहब, हाँ जी, उस्मान भाई। 2032 टूटे ना, 2032 तो फिर मजा आएगा शाह साहब। 2032 टूटे तो, अगर 2032 नहीं ना टूटता तो फिर मुश्किल है। 2032 में ही मार्केट रही है, कल से फिर रही है ये। और ये मिस ट्रेडर बताइएगा, डेली की मदर बार है या वीकली की मदर बार है? और ये मदर बार पे डिपेंड करता है। प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे लेवल याद नहीं है अब, हमने उस दिन निकाला था। अच्छा जी, डेली की मदर बार भी है, तो इसलिए ये लेवल टूटना चाहिए फिर होगा। सर मैंने देखा काफी सेलर पैसे हुए हैं। नहीं समझ आई आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा सा क्लियर कर दें मुझे आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो आपने देखी मिस ट्रेडर, प्लीज मुझे बताएं। मैंने ये कल भी कहा था कि ये एफओएमसी की कोई नई मीटिंग नहीं है। आशिक भाई क्या हाल है, ठीक है? ये एफओएमसी की नई मीटिंग नहीं है, ये एफओएमसी मिनट्स हैं। और मिनट्स ये हेडलाइंस हाइलाइट्स हैं जो लास्ट मीटिंग हुई है ना, 31 को आई थिंक सो हुई है, जिसमें वो जो जेरोम पावल है उसने कहा था जी हम रेट को इस दफ़ा कट नहीं करेंगे, तो हम अपनी डाटा डिपेंडेंट रहेंगे, तो हम पर इन्फ्लेशन का जोर है, ये है वो है, जिसकी वजह से ये सीन हुआ है। एनीवे, जो भी है, अभी मुझे ये बताएं कि कुछ हम लर्निंग करें या गपशप करते हुए घर जाएं? थोड़ा सा मुझे मैसेज करके बता दें। अच्छा जी, मैं बताता हूँ आपको। लर्निंग पर बातें आ रही हैं, चलें जी। तो हम ना आज थोड़ी सी, ये जो मेरी बहन है, रमीन नाम है शायद इनका, मिस ट्रेडर, तो एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ ठीक है। तो यार गोल्ड रेंज में है ब्रदर, रेंज में है, गोल्ड रेंज में है। दीप भाई कैसे हैं आप भी हमारे पुराने दोस्त हैं। सर गोल्ड रेंज में है।
अच्छा खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं यूएसडी जेपीवाई में सेल में हूँ और मेरी ट्रेड जो है वो थोड़ी सी लंबी है, ठीक है। मैं आई रिपीट इट अगेन आशिक भाई, थैंक्स अलॉट। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ कि यूएसडी, और मैं लिख भी देता हूँ, जेपीवाई जो है, ठीक है। इस इसको मैं, ये मेरी पर्सनल ट्रेड है, मेरी पर्सनल। अगर आपको कुछ लगे तो आप कर लीजिएगा, ना लगे तो आप प्लीज़ इसको ये ना कीजिएगा कि मैंने ये किया हुआ है। मैं इसमें सेल में हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यूएसडी ने रेट जो इनके हैं, जिसको इंटरेस्ट रेट बोला जाता है, उसको कट करना ही करना है। रेट को मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, पहले ज़रा पूरी चीज़ समझ लें। इंटरेस्ट रेट को इसने कट करना है, डॉलर ने इंटरेस्ट रेट को कट करना है, ठीक है। इसका फेडरल बैंक जो है वो इसको कट करेगा, जो इसका फेड है वो रेट कट करेगा, सूनर और लेटर रेट कट होंगे। नहीं, मार्च में रेट कट नहीं है, अगले महीने नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रेट कट होंगे चाहे मई जून में हो, जब भी जब भी इनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी, लेकिन मार्च में इनके रेट कट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस साल में इन्होंने 3 रेट कट बताए हैं कि हम रेट कट करेंगे। 3 रेट कट का मतलब है कि अगर अभी 5.50 पर है तो ये आ जाएगा 4.75 पे, ठीक है। अब ये जब रेट कट अगर करते हैं 4.75 पे इनका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा, ठीक है। समझ आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर हुई है आप लोगों को? जी, अच्छा जी। अब यूएसडी वीक होगा, अभी वीक नहीं है, अभी वीक नहीं है, लेकिन ये वीक होगा। डॉलर वीक होगा, अभी नहीं है। अभी आजकल इसका डाटा वाटा सब अच्छा आ रहा है और रेट भी नहीं कट हो रहा मार्च में, तो अभी इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमने एक बैंक को देख लिया जो कि हो सकता है 2 महीने में, 1 महीने में, जब भी ये वीक होना ही होना है, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये अपने सेलिंग पॉइंट पर है, ठीक है। अब ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं अब जेपीवाई की। ये हमारा जेपीवाई का बैंक है। अब जेपीवाई का जो बैंक है ना, ये कहता है कि हमने रेट कट नहीं करने, हमारा माइनस में रेट है, हम माइनस में चल रहे हैं इंटरेस्ट रेट, लेकिन हम इसको माइनस को पॉजिटिव कर देंगे। अगर ये अपना रेट पॉजिटिव कर दें और यहाँ पे कहीं एक आ जाए तो इट्स मीन्स कि ये रेट बढ़ा रहा है, डॉलर रेट कट कर रहा है। तो आप लोगों को सिंपल सा ये पता है कि अगर रेट, इंटरेस्ट रेट किसी करेंसी का बढ़ता है तो वो स्ट्रेंथन होती है, उसमें स्ट्रेंथ आती है, वो स्ट्रोंग होती है। तो अब ये डाइवर्जन हो रही है बैंक में, बीओजे, बीओजे और फेड में। बीओजे क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जो फेडरल रिजर्व है वो नीचे आएगा। तो इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि ये जो पेयर है ना, यूएसडी, यूएसडी अगर क्या नाम है मेजर करेंसी है तो जेपीवाई वो है क्या नाम है,
क्या इसे कहते हैं, कोट करेंसी है। तो हम यूएसडी को सेल करेंगे और जेपीवाई को बाय करेंगे। अभी समझ आ गई है मिस्टर ट्रेडर, प्लीज मुझे बता दें, ये मैंने सारा आपके लिए रिपीट किया था। अली जी देखें, अली मेरे भाई देखें, मैंने कुछ 10 दफा बता दिया है कि ये रेंज में है, मदर बार इनसाइड बार प्रॉपर काम कर रही है। ये रेंज जब तक नहीं ना टूटेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये वाली रेंज आपके लिए मैं बता देता हूँ। ये वाली रेंज जो है ना, ये मदर बार और इनसाइड बार वाली चीजें जो है ना, ये रेंज टूटेगी तो कुछ होगा, नहीं तो मार्केट इधर ही चलती जाएगी। तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मुझे, मैं इस पेयर में लॉन्ग टर्म, ये नहीं है कि मैंने आज ही ट्रेड ली और कल 5-6 डॉलर कैच की और बंद कर दी ट्रेड, ऐसा नहीं मैं करूंगा। मैं इसमें लॉन्गर रन में सेल में हूँ, और मैं इसको अगर 150.600 से सेल में हूँ, तो मैं इसको, इस फिगर को 3 इंडेक्स से नीचे देख रहा हूँ, 147 पे देख रहा हूँ मैं इसको। क्योंकि जेपीवाई कोड करेंसी है ना, जो पहले करेंसी आती है यूएसडी पहले आती है ना, तो हम इसको सेल करेंगे, यूएसडी को सेल करेंगे ना, इस तरह सेल। तो अगर ये नीचे पेयर आएगा, ये वाला पेयर, तो हमें फायदा होगा। बाबू आपको मेन चीज नहीं समझ आ रही, हम इस पूरे पेयर को सेल करेंगे। अगर हम इसको सेल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ हैं, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई ये प्रॉपर एक पेयर है ना, एक एक चीज को तो मैं नहीं करूंगा। चले जी, इसमें तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। क्या कहते हैं अगर आज हम फंडामेंटल को देखें तो। अच्छा जी, बाबू का कहना है सीधे नो, सादियों का कहना है यस, आशिक का कहना है जरूर, यस, मिस रेडर का कहना है यस, अब्दुल रहमान का कहना है यस। ठीक है, क्या चीज आपको लगती है कि हमें फंडामेंटल में आज देखनी चाहिए। मुझे बताएं क्या चीज देखना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, फॉरेक्स लवर, बात सुने, वो तो पेयर हो गया ना, फंडामेंटल इंडिकेटर में हम क्या देखेंगे। अच्छा जी, अब्दुल रहमान का कहना है पीएमआई जीडीपी नो इशू, हम उसको भी देख लेंगे। पीएमआई वैसे फर्स्ट न्यूज़ है मंथ की। अगर मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डाउनवर्ड जाते हैं तो क्या A1H इन 4 आवर में सेम स्पीड से डाउन। आशा बिल्कुल सेम स्पीड से ही होगा मेरी बहन, लेकिन ये है कि वहां पे वो कैंडल उतनी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अब आपको मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल जो है ना, ये देखें, ये जो कैंडल है ना, ये H4 की कैंडल है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम बन रहा है ना, ये H4 का बन रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ,
कि आपको मार्केट यहाँ पे स्टिल नज़र आ रही है। अगर मैं इसका टाइम कर देता हूँ 5 मिनट, तब ये देखो कि दायरा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं। इनका हुजम, इनकी जिसामत, स्ट्रक्चर, ये एक कैंडल की बात होगी। ये H4 की अगर हम बात करें ना, तो ये जो मैंने इतना बड़ा दायरा लगाया है, ये हो सकता है H4 भी ना हो। ये 5 मिनट है, तो ये H4 एक कैंडल का नज़ारा होगा। टाइम पीरियड का ये फायदा होता है, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था आयशा आपका। देखिए मेरी बात सुने, टाइम का ये फायदा होता है कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आती हैं, जैसा कि अभी हम 5 मिनट में हैं, अब हम ये कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 1 मिनट। अब वो जो रेड कैंडल आपको नजर आ रही थी ना, वो स्टिल थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रही हैं ये मार्केट हिल रही है। अब ये देखें, वो 1 मिनट की कैंडल खत्म होगी, अब ये दूसरे मिनट की कैंडल शुरू होगी, और ये देखें आपको मार्केट में मूवमेंट नजर आ रही है। अब आप ये देखें कि ये जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ, ये देखें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं ना, जो स्कैल्पिंग करते हैं, वो इन्हीं कैंडल्स को, 1 1 मिनट, 5 5 मिनट की कैंडल को चूज करते हुए अपनी एंट्री डिजाइन करते हैं, और उनका उतना ही छोटा टीपी, उतना ही छोटा एसएल होता है। तो वो स्कैल्पिंग करते हैं, उन्होंने 10 से 15 ट्रेड्स डेली लेनी होती हैं। अब ये 15 मिनट का मैंने सुनेरियो आपको दिखाया, ये आप कर लें आधे घंटे का सुनेरियो, ठीक है। तो ये फर्क होता है। अब क्या है कि मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि आप H4 में ट्रेड ढूंढें, तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकती हैं कि ये अब एक कैंडल थी, उधर ये 4 घंटे की कैंडल्स आप देखेंगे तो आपका पूरा चार्ट भर सकता है। तो आपको बेसिकली टाइम फ्रेम का ये फायदा होता है कि यहाँ पे तो बिल्कुल मार्केट स्टिल है, आपको लग रहा है जैसे कैंडल हिल ही नहीं रही, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है जो कि H4 तक आपको ले जाता है। जैसे अब ये H1 की कैंडल है, अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो ये आपको बाय का सिग्नल देगी, जिसे हम CCC कैंडल कहते हैं, ठीक है। कुछ समझ आई? प्लीज बता दें मुझे। आशिक भाई को आ गई है। जी वेलकम वेलकम, शुक्र है। मैंने समझा आपने क्वेश्चन किया और चली गई आप ना, मुझे ये लगा। एनीवे खैर चले। इसी तरह अब ये 1 घंटे की कैंडल जो थी, इसको हम 30 मिनट्स पे देखेंगे तो ये दो कैंडल हो जाएंगी, ये दो कैंडल्स हैं। इसी तरह 15 मिनट पे देखेंगे तो ये चार कैंडल्स हो जाएंगी। जी जी, पूछे 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 पूछे। यार फिजान भाई, मोबाइल पर भी करते हैं लोग, लेकिन मैं पसंद नहीं करता, ये मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मामला है। अच्छा, ये जो आयशा बातें हैं ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं ऐसी चीज़ों को ना थोड़ा सा, देखो, ये चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं स्ट्रेटजीज डिस्कस करता हूँ। मैं एजुकेशन डिस्कस करना पसंद करता हूँ। वो बात सही है कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट बूम कर गई, वो चांद पे पहुंच गई, और भी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन मैं इनमें ना मेरा टाइम वेस्ट होता है। मैं सच बताऊं, मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि ये क्या है। चले मैं नहीं बताता, मैं आपसे पूछता हूँ मिस ट्रेडर, क्या नाम है, और मेरे अब्दुल्ला भाई, ठीक है बाबू, ये क्या सीन बना हुआ है? आपने सिर्फ चार्ट को देखा है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये क्या सिनेरियो है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक क्या सिनेरियो चल रहा है 30 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, सॉरी। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा दिमाग ख़राब है, इसका कुछ बताएं। मैं $30 के अकाउंट पे 50 प्रॉफिट लेकर भी कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है भाई, हमने क्या ये पढ़ा हुआ है? फॉरेक्स लवर नहीं ब्रदर, नहीं। हाँ जी, देखो, सादियों को ने उसी टाइम बता दिया कि ये मदर बार इनसाइड बार हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है। रेंज तो है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमने जो सीखा हम उसकी बात कर रहे हैं बाबू और बाकी दोस्त। अच्छा खैर, मैंने नहीं फिर वो कमेंट्स देखे, ये मदर बार इनसाइड बार वाला सीन है। अब ये जो है, ये भी वही है, ये मैंने इन लोगों को इतना ट्रेन कर दिया है कि ये अपनी आंखों से चार्ट को एनालाइज करना शुरू हो गए हैं। तो मैं स्ट्रेटेजीज पर फोकस करता हूँ, ये मून पे चली गई, कुछ इस तरह भी कमेंट्स होते हैं कि सर ये बुल रन है, ये सेल रन है, सब कुछ है, लेकिन यार पहले आप चार्ट को फोकस करो, चार्ट को पढ़ो। जी जी जी, वो हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर आप, ये मदर बार इनसाइड बार वाला सीन है, हमने 50 दफा डिस्कस किया है, बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा, मेरी मेरी वीडियोस में। ये 15 मिनट्स है, और ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल नहीं है, इसको हम बुलिश में नहीं इतना काउंट कर सकते, इसलिए आप इसको ध्यान मत दो। 15 मिनट पे मैं प्रैक्टिस नहीं करवाना चाह रहा आप लोगों की, मैं चाह रहा हूँ पहले आप H4 पे ट्रेन हो जाएं, फिर H1 पे आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते नीचे आए। एनीवे, आज मैं आपको थोड़ा सा टिप दूंगा सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन सीखना चाहता है सेंट्रल बैंक का रोल क्या है कंट्री में, सेंट्रल बैंक क्या करता है, फंडामेंटल का सबसे मेन टॉपिक आपसे डिस्कस करता हूँ। प्लीज इसके लिए ना आपने मुझसे वादा करना है पहले, कि आपने इसके लिए ना आपने नोट्स टाइप कुछ बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि सेंट्रल बैंक का टॉपिक जो है ना, वो आपको याद रहे, आप भूले नहीं। बट यू गोना बाय, रुपिंदर, मैं सेल में हूँ भाई उसकी, USD JPY में। मैं बाय में नहीं हूँ, मैं सेल में हूँ। अच्छा जी, हम अब बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों सेंट्रल बैंक में। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास अ, मेरा वर्ड की फाइल ओपन हुई है आपके पास?
अच्छा यार, ये वर्ड की फाइल चलो रहने दो, वैसे ही ऑडियो पे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे ऐड करनी पड़ेगी। ये कोई डिजाइनिंग तो है नहीं, मैंने बोल के ही बता देना है आपको। अच्छा जी, हमने आशिकुर रहमान, हमने आज बात करनी है सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक का पर्पस क्या होता है, एक कंट्री में सेंट्रल बैंक का पर्पस क्या होता है। देखो, जितनी भी डेवलप डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जैसे यूएस है, जैसे यूरोप है, जैसे स्विसी है, स्विट्जरलैंड है, जैसे बैंक ऑफ जापान है, ये जितनी भी बड़ी कंट्रीज है ना जिनके पास पैसा है, वो बेसिकली अपना फाइनेंशियली मामला जो उनके होते हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, वो सब के सब अपने बैंक के सुपुर्द करते हैं। ठीक है, मेरी एक शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो भी नहीं है वो, जिसमें मैंने बहुत सारे बैंक्स बताए हुए हैं, जैसे फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व जो है, बैंक ऑफ जापान है, उसके बाद स्विट्जरलैंड का जो बैंक है, इन सब का मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बताई हुई है, आप का टाइम लगे तो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, इसका जो मेन पर्पस होता है कंट्री में, वो ये होता है कि इसके फाइनेंशियली मामलात को देखना। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है। और इसका यानी फाइनेंशियल मामलात को देखने से मुराद है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए। इकोनॉमी को स्टेबल रखने से ये मुराद ले लें कि उस कंट्री में महंगाई हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, यानी जिसे हम सीपीआई कहते हैं, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, कि वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, नंबर वन। नंबर टू, कि उस कंट्री में इंटरेस्ट रेट अपनी बुलंदियों पर ना पहुंच जाए, कि किसी की एक्सेस में ना हो। देखो, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर गुर्बत फैल गई है, महंगाई होने की वजह से, इन्फ्लेशन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होने की वजह से वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो चीज़ें वो चीज़ें खरीद सकें। ठीक है, तो हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी इनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ रागिब है। ठीक है, तो बेसिकली ये डोगर भाई, प्लीज़, हम फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फंडामेंटल्स को ही ओपन कर देता हूँ, ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और हमने चार्ट कौन सा खोला हुआ है। 1 मिनट दीजिए मुझे। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेंट्रल बैंक ही खोलता हूँ, ताकि ना हमें कन्फ्यूजन भी ना हो। अच्छा, मैं मुझे ये बताएं कि ये क्रोम तो नज़र आ रहा ना अभी आप लोगों को? 1 मिनट यार, ये क्या हो गया वेबसाइट को? जी, ब्लैंक आ रहा है, मैं खुद परेशान हूँ। 1 मिनट। investing.com। वैसे मेरी वीडियो वगैरह सही चल रही है? वीडियो तो सही चल रही है ना मेरी?
चले जी, यहाँ पे मिल गए हैं। ये देखें, ये सेंट्रल बैंक्स हैं, फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है जिसे बीओई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है जिसे आरबीए कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है जिसे आरबीएनजी कहा जाता है, बैंक ऑफ जापान, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा एंड स्विस नेशनल बैंक है, ठीक है। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इन्हीं पे बात करते हुए अब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़रा गौर से सुनिएगा। हर कंट्री में सेंट्रल सेंट्रल बैंक होता है जो इकोनॉमी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, पाकिस्तान में इकोनॉमी अनस्टेबल है, ठीक है। वहाँ पर महंगाई अपने अरूज पर है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अपने अरूज पर है, और वहाँ पर इकोनॉमी की कोई सिचुएशन सही नहीं है। अब अगर मिसाल के तौर पे हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, तो उनके सेंट्रल बैंक जो हैं यार मेरा गला क्यों पता नहीं खराब हो गया। तो उनके सेंट्रल बैंक जो है ना, वो ये चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो उसके लिए वो एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं जिसको हम एफओएमसी की मीटिंग में देखते हैं, या बाकी जो बड़े बैंक हैं उनकी जब मीटिंग्स होती है तो हम देखते हैं। यहाँ तक भी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर हम ये कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन पर्पस ये होता है, अब हमने पहले सेंट्रल का देखा था, सीबी जिसे हम कहेंगे, फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी का सॉरी यार मेरा गले को पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट। अच्छा जी। अगर हम ये कहें, या सादा अल्फाज में हम ये कहें कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मकसद होता है, वो ये मकसद होता है कि उस कंट्री में मेरी तरफ से तो सही है, आप लोगों को आवाज क्यों नहीं आ रही? अच्छा जी, आवाज आ रही है, मुझे ये बता दें। अब मैं ये बताना चाह रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि उस कंट्री में मनी का फ्लो, यानी पैसे का फ्लो तवाजुन में रहे। पैसे का फ्लो तवाजुन में किस तरह रहेगा कि अगर पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, तो उस कंट्री में महंगाई बढ़ी हुई है और लोगों के पास पैसा है, तो उसकी सप्लाई ज़्यादा है पैसे की। तो क्या करेगा बैंक इस सूरत में, जब लोगों के पास सप्लाई ज़्यादा है पैसे की, पैसा ज़्यादा है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक ये कहेगा कि भाई आप ऐसा करो, मैं इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाता हूँ। आप ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो कारोबार में, या आप उड़ा रहे हो, या जो भी खर्च कर रहे हो, तो आप ये पैसा लाओ हमारे पास, हमारे बैंक में रखो, हम आपको इंटरेस्ट रेट देंगे इसका। तो जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं ना, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, प्लीज इसको लिख लीजिएगा, कि जो इन्वेस्टर हजरात है ना, जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास $1 मिलियन है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं ना एक कारोबार स्टार्ट करता हूँ, तो कारोबार में हमेशा रिस्क रहता है, कारोबार में हमेशा रिस्क होता है कि वो चलेगा नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा, 100 तरह के मामलात हैं। लेकिन जब मुझे ये पता होगा कि मेरे पास सॉरी, मेरे पास $10 लाख है, ठीक है, और मैं ये $10 लाख के एवज हर साल
5%, 6% या 10% फायदा लूंगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इस टाइम 21% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर मेरे पास 50 लाख रुपए पाकिस्तानी हो तो मैं बैंक में रख दूं तो मुझे साल का उसका 20% मिलेगा। आप 20% कैलकुलेशन करके देख लें, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में लोग रिस्क फ्री की तरफ जाते हुए अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिससे ना तो क्या नाम है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और ना ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाए। वो वो उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इतना ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया, समझ आ रही है? प्लीज मुझे बता दे। वालेकुम अस्सलाम राना शानी, कैसे हो भाई आप? यानी मैंने इतना वो मुझे खांसी वगैरह भी आ रही थी, फिर भी मैंने प्रॉपर कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की सीन, इन्फ्लेशन का सीन। आशिक भाई थैंक यू। मिस ट्रेडर, आयशा और बाकी दोस्त आप लोग भी जो हैं बहन भाई जो भी हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दें। हम 20% बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही है? आगे योति का कहना है कि टेल अगेन। चलें जी, मैं करता हूँ, लेकिन जो दूसरे दोस्त थे उनको समझ आई है या नहीं? मैं ये बता रहा था कि हर कंट्री, जो मेजर कंट्रीज हैं फॉरेक्स में, उनका सेंट्रल बैंक होता है। वो सेंट्रल बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसके तहत उस कंट्री में इकोनॉमी स्टेबल रहे। इकोनॉमी स्टेबल कैसे रहेगी कि उसमें ना तो इंटरेस्ट रेट अपनी बुलंदियों पर चला जाए, ना ही इन्फ्लेशन अपनी बुलंदियों पर चली जाए। वो दोनों तवाजुन में रहे। इसी तरह उस कंट्री की जो मनी है, जो उसकी करेंसी है, वो करेंसी की सप्लाई और डिमांड वो भी तवाजुन में रहे। अगर तो कंट्री में ज्यादा पैसा होगा, मिसाल के तौर पे स्विस की बात कर ले हम, स्विट्जरलैंड की बात कर लें, वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री है। वहां पर पैसे की कमी नहीं है। तो स्विट्जरलैंड क्या करता है उस मुझे ये बताएं, मेरी वीडियो वगैरह आप लोगों को आ रही है? क्योंकि मुझे नेट का इशू लग रहा है। सब ठीक है? मेरी आवाज वगैरह भी ठीक है? ना ओके। अच्छा जी, सॉरी, मेरा नेट का मुझे मैसेज आया कि भाई बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया, बंद कर दो। लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज आपको बता के जाऊंगा, फिर बंद करूंगा मैं। अच्छा जी, खैर मनी सप्लाई वगैरह का आपको पता चल चुका है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे जाके हम देखते हैं कि अगला पॉइंट ये है कि जो कंट्री है, कंट्री में मनी सप्लाई और डिमांड है, वो सेंट्रल बैंक ने ऐसी पॉलिसी बनानी है कि अगर पैसे कम हैं तो वो ऐसी पॉलिसी बनाए। पैसे कम हैं, मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट रेट अपने हाई पोजीशन पर है, तो बैंक क्या करेगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा। वो कहेगा कि भाई आओ हमसे लोन लो और अपना काम करो, कारोबार करो। जैसे पाकिस्तान में स्कीमें निकलती रही हैं, आई थिंक सो, येलो टैक्सी करके कुछ स्कीम थी, कुछ इस तरह स्कीमें फिर वो देते हैं कि आओ भाई तुम पैसा बनाओ और पैसे की सप्लाई को बढ़ाओ। तो इस तरह करके वो अपनी पॉलिसीज भी बनाता है, ये बैंक ही पॉलिसी बनाता है। ठीक है। अच्छा जी, सेंट्रल बैंक का मकसद बहुत वाज़ह होता है कि मुल्क में प्राइस स्टेबल रहे। चीज़ों की प्राइस, जो अशियाए खुर्दो नोश होती है ना, जैसे पेट्रोल है, ये यूज़ होना है,
जैसे दालचीनी ये वो सब हमने खाना पीना है, जो हमारे इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसकी प्राइस स्टेबल रहे। ये ना हो जैसे कि पाकिस्तान में था 110-15 पे पेट्रोल था, और फिर 3 दिन के बाद वो 200 लेवल तक पहुंच गया, और फिर वो आगे जाते हुए 10-15 दिन में वो 300 तक चला गया। तो इस उसकी प्राइस स्टेबल नहीं थी पाकिस्तान में। अब जब भी ऑयल बढ़ता है उसकी प्राइस बढ़ती। यार आप एक काम करें, सिर्फ एक काम करना है आपने। मुझे ये बता दें कि स्क्रीन तो आ रही है ना? स्क्रीन आ रही है ना, मसला नहीं है। मैं आपको दे देता हूँ। अगर कोई बंदा ऑयल के बारे में जानना चाहता है ना, तो वो ये 2 वीडियो देख ले, ऑयल पे उसकी सारी चीज़ें